गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। बात कर रहे थे हम ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजातियों की। उन जनजातियों के क्रम में अगली हमारी जनजाति है जिसका नाम है डामोर जनजाति। जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? डामोर। डामोर जनजाति की बात करते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। तो आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के दो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले राजस्थान में, दोनों के दोनों जिले राजस्थान के दक्षिण में हैं। तो यह जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ है, इनकी बात करते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के एकदम दक्षिण दिशा में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये तो रहा डूंगरपुर, ये रहा बांसवाड़ा, दिख रहा है? ये रहा डूंगरपुर, ये रहा बांसवाड़ा। राजस्थान के सबसे दक्षिणतम जिले हैं ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के सबसे दक्षिणतम जिले हैं। तो राजस्थान के जो दक्षिणी जिले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि किसी भी मैप में जब हम बात करते हैं तो ऊपर की जो दिशा है वो हमेशा उत्तर होती है, नीचे की दिशा जो होती है वो हमेशा दक्षिण होती है। आपके राइट साइड में हमेशा पूर्व होता है और आपके लेफ्ट साइड में हमेशा पश्चिम होता है। ये वाला पश्चिमी राजस्थान है, ये वाला पूर्वी राजस्थान है, ये वाला दक्षिणी राजस्थान है और ये वाला उत्तरी राजस्थान है। आई बात समझ में? तो दक्षिण जो राजस्थान है हमारा, जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें दो जिले हैं। सबसे नीचे जिला आपको पता है कौन सा? राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बताइए। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। और राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला बताइए। तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है गंगानगर। तो गंगानगर देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उत्तरतम जिला गंगानगर, दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी जिला बताइए धौलपुर। सबसे पश्चिमी जिला बताइए जैसलमेर। आ रही बात समझ में? सबसे पश्चिमी जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर पश्चिम में है। सबसे पूर्वी धौलपुर, क्योंकि पूर्व में देखिए धौलपुर है। और सबसे उत्तर में देखिए श्री गंगानगर, जो कि सबसे ऊपर ही ऊपर है। और सबसे नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन कौन से? देखिए नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा डूंगरपुर, ये रहा बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करने वाली जनजाति है ये। तो यह जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले में। सर्वाधिक डामोर कहां पर? डूंगरपुर। याद रह जाएगा आपको, डै से डूंगरपुर, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर, डै से डामोर। डामोर कहां पर? डूंगरपुर में। डामोर कहां पर? डूंगरपुर में। डामोर कहां पर? डूंगरपुर में। तो देखिए सबसे दक्षिण में डूंगरपुर जिले में निवास करती है ये जनजाति। ठीक है, आई बात समझ में? अब डूंगरपुर और डूंगरपुर के पास में कौन सा है? बांसवाड़ा। तो दोनों आसपास के जिलों में ये जनजाति निवास करती है। तो यह जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं। ये पंचायत समिति याद रखना, कौन सी पंचायत समिति है दोस्तों? सिमलवाड़ा पंचायत समिति। सबसे ज़्यादा डामोर डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में। डूंगरपुर की कौन सी तहसील में? सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं। ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं। एकांकी व पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। जिस प्रकार की हम पढ़ के आए हैं कि जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति भी अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है ना? गरासिया जनजाति भी अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानती है? राजपूतों से मानती है। और राजपूतों में वो भी चौहान राजपूतों से मानती है। तो डामोर भी अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? राजपूतों से मानती है। तो अभी तक हमने पढ़ा डै से डामोर, डै से डूंगरपुर। तो डामोर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करने वाली जनजाति डामोर। ठीक है, सर्वाधिक जो डामोर है वो डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में पंचायत में निवास करते हैं। ये अपनी उत्पत्ति गरासिया की तरह किससे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं। एकांकी व पितृसत्तात्मक समाज है। अभी तक हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी है वो सब एकांकी है और अब सभी की सभी पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है। ठीक है, एकांकी परिवार व पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है। ये पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। ठीक है, डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है।
इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार, इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधु मूल्य होता है। वधु मूल्य का मतलब ये हो गया, वधु मूल्य का मतलब ये हो गया कि कोई भी जब विवाह करने के लिए जाता है तो वर पक्ष वाले वधु के पिता को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधु मूल्य होता है, मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा देता है उसकी शादी उस कन्या के साथ या उस लड़की के साथ करवा दी जाती है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधु मूल्य होता है, मतलब वधु का मूल्य चुकाना पड़ता है वर पक्ष को। वर पक्ष को कन्या के पिता को यह मूल्य देना होता है, और यह पैसा कौन लेते हैं, लड़की के जो पिता है उसको यह पैसा दिया जाता है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधु मूल्य होता है। वर पक्ष को कन्या के पिता को यह मूल्य देना होता है। इनमें बहु विवाह भी प्रचलित है, मतलब डामोर में एक से ज्यादा विवाह भी प्रचलित है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डामोर जनजाति में निवास कहाँ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर में भी कहाँ पर, सिमलवाड़ा तहसील में। उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, राजपूतों से। समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक और एकांकी है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह में क्या होता है, वर पक्ष को वधु पक्ष को क्या देना होता है, पैसा देना होता है। आई बात समझ में। एक चीज और ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो डामोर जनजाति के जो लोग हैं ना, डामोर जनजाति के लोग हैं, इनको डामरिया भी कहा जाता है। डामोर जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, डामरिया। डामोर जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, डामरिया। ठीक है, वैसे देखो थोड़ी सी बात चेंज है, बाकी जितनी भी जनजाति है सभी में कॉमन बातें आप याद रख सकते हो। वो कॉमन बातें हर जनजाति में लिख सकते हो, जैसे पितृ सत्तात्मक समाज है, एकांकी परिवार है। ठीक है ना, जैसे वर पक्ष को वधु का मूल्य देना होता है, तो लमसम जनजातियों में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डामोर जनजाति के अंदर इनके प्रमुख मेलों की। डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं। डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं। पहला मेला है छेला बावजी का मेला। पहला मेला कौन सा है, छेला बावजी। डामोर ये दोनों रटने पड़ेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, आपको रटने ही पड़ेंगे। डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं। पहला मेला है छेला बावजी का मेला। दोस्तों पहला मेला कौन सा है, छेला बावजी का मेला। और दूसरा मेला है ग्यारस की रेवाड़ी। दूसरा मेला कौन सा है, ग्यारस की रेवाड़ी। दूसरा मेला कौन सा है, ग्यारस की रेवाड़ी। तो डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले बताइए। पहला मेला है छेला बावजी का मेला और दूसरा है ग्यारस की रेवाड़ी। दूसरा कौन सा है, ग्यारस की रेवाड़ी। पहला छेला बावजी, पहला छेला बावजी, दूसरा ग्यारस की रेवाड़ी, दूसरा ग्यारस की रेवाड़ी। डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले छेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी। बोलिए मेरे साथ एक बार, दो तीन बार बोलोगे तो चीजें याद होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले कौन से हैं, छेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी। छेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी। ऐसे भी पूछा जा सकता है डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले बताइए, या ऐसा भी पूछा जा सकता है छेला बावजी का मेला किस जनजाति का है, तो डामोर जनजाति का है। ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति का मेला है, तो डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। आई बात समझ में। तो ये डामोर जनजाति में हमें इतना याद रखना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। इसके बाद हम कौन सी जनजाति की बात करेंगे, सहरिया। तो डामोर जनजाति में हमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों। डामोर जनजाति में हमें सबसे पहला तो कहाँ रहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। समाज पितृ सत्तात्मक, पंचायत के मुखिया को मुखी। ठीक है, उसके अलावा सबसे ज्यादा डामोर कहाँ पे मिलते हैं, डूंगरपुर में। डूंगरपुर के भी किस पंचायत समिति में, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। ठीक है, वर पक्ष को कन्या का क्या देना होता है, पैसा देना होता है। दो प्रमुख मेले छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी। तो आइए आगे बात करते हैं सहरिया जनजाति की, है ना। सहरिया राजस्थान की सहरिया इंपोर्टेड जनजाति एग्जाम की दृष्टि से, इसे जरूर याद रखना अच्छे से। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह, आदिम जनजाति का मतलब क्या होता है, जिनको वर्तमान संस्कृति का कुछ भी पता नहीं है, आज भी वो अपना जीवन पुराने ढर्रे पर जी रहे हैं, वो वर्तमान में किसी भी आधुनिक संस्कृति के संपर्क में नहीं आए हैं, या आधुनिक संस्कृति का प्रभाव अभी भी उनके जीवन यापन के तरीके पर नहीं पड़ा है। मतलब आदिकाल से जैसे मनुष्य रहता आ रहा था वैसे ही वर्तमान में ये भी रह रहे हैं। ठीक है, तो
राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो कि सबसे पिछड़ी है, ध्यान रखेंगे ये बात को। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो सबसे पिछड़ी है और जिसे भारत सरकार ने अपने आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया है, वो एक ही है। कौन सी? सहरिया। कौन सी? सहरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि भारत सरकार ने राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया है? सहरिया जनजाति को। तो राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया है। ये मुख्य रूप से बारां जिले की शाहबाज व किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। आइए देखते हैं कि बारां जिला कहाँ पर है। देखिए बारां जिला दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर है, कोटा के पास में। ये वाला जो जिला है ये कौन सा है? बारां। ये जिला कौन सा है? बारां। मतलब दक्षिण पूर्वी भाग में सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण नीचे और ये कौन सा हो गया? पूर्व। तो दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा के पास है। कौन सा? बारां। कोटा के पास कौन सा है दोस्तों? बारां। बारां जिले की भी 2 तहसील है, एक तो किशनगंज, एक शाहबाज। बारां जिले की भी कितनी तहसीलें? 2। कौन कौन सी? किशनगंज और शाहबाद। कौन कौन सी? किशनगंज और शाहबाद जिलों में निवास करते हैं। तो कोटा के पास कौन सा? बारां ऐसे भी याद रख सकते हो, बारां मतलब बाहर। तो देखिए बारां है वो राजस्थान में एकदम बाहर की ओर है। और बारां के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा राज्य स्टार्ट हो जाता है? मध्य प्रदेश, MP शुरू हो जाता है। तो राजस्थान एकदम बाहर है, तो जिला कौन सा? बारां कहाँ पर है? बाहर की ओर है। तो बारां जिले में निवास करने वाली ये जनजाति है। तो राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया है, ये मुख्य रूप से बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। सहरिया शब्द फारसी भाषा का है। सहरिया शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सहरिया शब्द बताइए किस भाषा का है? सहरिया फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जिसमें शहर का अर्थ जंगल होता है। जिसमें शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल। जिसमें शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जंगलों में निवास करने वाली जनजाति सहरिया। जंगलों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? सहरिया। तो सहरिया जो शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी। सहरिया शब्द किस भाषा का है? फारसी का है। और फारसी भाषा में शहर किसको कहा जाता है? शहर कहा जाता है जंगल को। ये शहर जो शब्द है सलजम वाला नहीं है। ये शहर कौन सा है? शहर सड़क वाला है। तो ये शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो सहरिया जनजाति हमने देख ली। सहरिया जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? बारां जिले में। और बारां जिले में भी 2 तहसील है। कौन कौन सी? शाहबाज और किशनगंज। सहरिया जनजाति में आगे बात करते हैं। ये लोग अपने घर को टापरी या टोपा कहते हैं, है ना। टापरी का मतलब क्या होता है? घर। सहरिया जनजाति में घरों को क्या कहा जाता है? टापरी। सहरिया जनजाति में घरों को क्या कहा जाता है? टापरी या टोपा। टापरी मिट्टी, लकड़ी व घास फूस की बनी होती है। जो टापरी जो होती है यानी कि इनका जो घर जो होता है वो या तो मिट्टी का बना होता है और मिट्टी के साथ साथ उसमें लकड़ी और घास फूस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप अपने चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए पेड़ पर इन्होंने घर बना रखा है। ठीक है, ये देखिए घास फूस ऊपर लगे हुए हैं। तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं जब अपनी टापरी बनाते हैं तो टापरी में मिट्टी का, लकड़ी का और घास फूस का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जबकि टोपा घने जंगलों में पेड़ों पर बलियों में बने मचान को कहते हैं। और जो टोपा होता है यानी कि इनका जो घर होता है, ये देखो टोपा, इनका जो टोपा या इनका जो घर होता है टोपा घने जंगलों में पेड़ पर बलियों से बने मचान को कहते हैं। ये देखिए इस चित्र में आपको ये मचान बना हुआ है पेड़ में बलियों के ऊपर। तो ये जो मचान बना हुआ है इस मचान को क्या कहते हैं? ये जो मचान बना हुआ है इस मचान को क्या कहते हैं? टोपा कहते हैं। और घर को टापरी। पेड़ों पर बने जो मचान है उन्हें टोपा और घरों को क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, ये लोग अपने घरों को टापरी या टोपा कहते हैं। टापरी जो बनी होती है वो मिट्टी, घास फूस की बनी, लकड़ी की बनी होती है। जबकि जो टोपा है वो घने जंगलों में पेड़ों पर बलियों से जो मचान बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोपा कहा जाता है। इनकी छोटी बस्तियों को सहराना व गांव को सहरोल। छोटी बस्तियों को सहराना व गांव को
सहरोल कहा जाता है। जैसे जनजाति कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, सहरिया पढ़ रहे हैं, तो सहरिया जनजाति की बस्तियों को सहराना, इनके गांव को सहरोल। सहरिया जनजाति सह से सहरिया, सह से सहराना और सह से सहरोल। तो सहरिया जनजाति की छोटी बस्तियां सहराना और सहरिया जनजाति के गांवों को सहरोल। दोबारा बोल रहा हूं, सहरिया जनजाति की बस्तियों को सहराना और सहरिया जनजाति के गांवों को सहरोल कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। इस जनजाति में एकांकी परिवार व बहुपत्नी प्रथा का रिवाज है। ये पहले भी हम पढ़ के आए। एकांकी परिवार मतलब एक ही परिवार निवास करता है एक घर में। इस जनजाति में एकांकी परिवार है और बहुपत्नी प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा का मतलब पता है, एक से ज्यादा पत्नी पुरुष रखते हैं। नाता प्रथा भी प्रचलित है। नाता प्रथा भी प्रचलित है समाज में। लड़कियों के जन्म को ये शुभ मानते हैं। लड़कियों के जन्म को ये क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। ठीक है जी। 12 जिले में सीताबाड़ी में लगने वाला मेला इनका प्रमुख पवित्र स्थान है। यानी कि 12 जिले में जो सीताबाड़ी का मेला जो लगता है, 12 जिले के अंदर किसका मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सहरिया जनजाति का कुंभ बताइए, सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति का कुंभ बताइए, सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी कहाँ पर है, 12 जिले में। आइए बात करते हैं। लड़कियों के जन्म को सहरिया जनजाति में शुभ माना जाता है। 12 जिले में सीताबाड़ी में लगने वाला मेला इनका पवित्र स्थान है। 12 जिले में कौन सा मेला, सीताबाड़ी का मेला, इनका पवित्र क्या है, स्थान है। और सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सह से सहरिया, सह से सीताबाड़ी। ठीक है, तो सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला बताइए, या सहरिया जनजाति का तीर्थ बताइए, या सहरिया जनजाति का कुंभ बताइए, या सहरिया जनजाति का पवित्र स्थल बताइए। कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, ये वाल्मीकि ऋषि को भी अपना कुल देवता मानते हैं। जो वाल्मीकि जो ऋषि हुए हैं हमारे धर्म में, उनको ये अपना क्या मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। तो दोबारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या कि इस जनजाति में एकांकी परिवार व बहुपत्नी प्रथा का रिवाज है। नाता प्रथा यहाँ पर भी प्रचलित है और समाज की तरह लड़कियों के जन्म को शुभ मानते हैं। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का तीर्थ है और वाल्मीकि ऋषि को ये क्या मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं। ये लोग धोती कमीज व साफा पहनते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सहरिया जनजाति को ये धोती पहन रखी है इसने, कमीज पहन रखी है इसने और सर पे साफा लगा रखा है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति में जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो धोती कमीज व साफा पहनते हैं। स्त्रियां लुगड़ी व लंबी बाह की कमीज पहनती हैं। तो देख लीजिए जितनी भी महिलाएं हैं सब ने लंबी बाहों की कमीज पहन रखी है। तो महिलाएं लुगड़ी पहनती है और लंबी बाह की कमीज पहनती है। शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना बार बार पढ़ चुके हैं, टैटू को गोदना कहा जाता है। ठीक है ना, शरीर पर गोदना गुदवाती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि व वनोत्पाद है। ये सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं और जंगलों से जो इनको चीज़ें मिलती है, वो इनको जो मिलती है उनको ये बेच करके पैसे की प्राप्ति करते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और वनोत्पाद है। इनमें साक्षरता बहुत कम है। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। इनमें साक्षरता बहुत ही कम है। आई बात समझ में। तो आज के लिए छोटी सी 2 जनजाति हमने पढ़ी थी, सहरिया और डामोर। थैंक यू।